साथियों, हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने उन पर सदन के अध्यक्ष के रूप में पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। इस प्रस्ताव को 60 सांसदों ने अपना समर्थन दिया और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाया गया है। ऐसे में इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्षी गठबंधन ने इस कदम को लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम प्रयास बताया है। तो आज के व्हाट्स द मैटर में हम इस प्रस्ताव से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रियाएं और उनके महत्व पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को भी जानेंगे। ये क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली में इसे कैसे शामिल किया गया, लोकतंत्र के लिए किस तरीके से ये महत्व रखता है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दरअसल उपनिवेशवादी व्यवस्था के त्राहिमाम के 200 वर्षों की गुलामी झेल चुका भारत जब आजाद हुआ तो उसने कई अपने पड़ोसी मुल्कों की तरह तानाशाही के बजाय लोकतंत्र की राह चुनी। इस नए देश के नव संकल्प के साथ आधुनिक लोकतंत्र के उन सभी तत्वों को समाविष्ट किया गया जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे सफल लोकतंत्र भी बनाए। शायद यही कारण भी रहा कि जिस उपनिवेशवादी सत्ता ने उसका सर्वाधिक शोषण किया, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मूल्य उसी देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से लिए गए, क्योंकि नवनिर्मित लोकतांत्रिक देश भारत अपनी जनता की उम्मीदों आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बेताब था। ऐसे में जरूरी था कि वे सभी तरीके अपनाए जाएं जो जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, ताकि वही कल को भारत मुसोलिनी के इटली और हिटलर के जर्मनी की राह पर न निकल जाए। इसके लिए भारत ने ब्रिटेन की भांति ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी बनाया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का खंड 3 और 164 का खंड 3 मंत्री परिषद को क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराता है। इस उत्तरदायित्व सिद्धांत का अर्थ यह है कि भारत सरकार तभी तक सत्ता में रहेगी जब तक उसे निचले सदन का बहुमत प्राप्त है। इसके तहत न केवल सरकार के मनमाने रवैये पर अंकुश लग सकेगा बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष की महती भूमिका भी स्वीकार की गई थी। इससे संसद ज्यादा लोकतांत्रिक और देश की विविधताओं को समेटते हुए सबकी आवाज बनती नजर आती है। इसे इल्बर्ट के शब्दों में कहा जाए तो संसद शासन नहीं करती और न उसका शासन करने का इरादा है। मजबूत, सतर्क और प्रतिनिधि आलोचना द्वारा नियंत्रित एक मजबूत सरकार ही वो आदर्श है जिस पर संसदीय संस्थान काम कर सकते हैं। सरकार चेक एंड बैलेंस सिद्धांत के अनुसार पर कार्य करती है और विपक्षी आवाज को भी मौका मिले, इसके लिए कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है उसे अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। यह लोकसभा नियमावली के रूल 198(1) और 198(5) के तहत संचालित होता है। अविश्वास प्रस्ताव को आज सभी लोकतांत्रिक देशों ने सरकार पर अंकुश लगाने का सबसे कारगर उपाय माना है। इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में 1742 के रॉबर्ट वालपोल की सरकार के खिलाफ पारित किए गए प्रस्ताव से हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव इस सिद्धांत के तहत कार्यान्वित है कि लोकतांत्रिक देश में उसी की सरकार को रहने का अधिकार है जो जनता के बहुमत से बनी हो। भारत जैसे देश में जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को न अपनाकर प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है, वहां इसका अर्थ यह है कि सरकार तभी तक है जब तक उसे निचले सदन में प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में जब विपक्षी दल को लगता है कि सदन में सरकार अपना बहुमत खो चुकी है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर वे सरकार को निलंबित कर सकते हैं। इस तरह इससे सदन में सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होती है। ऐसे में सत्ता से बेदखल होने का डर कार्यपालिका पर विधायिका के प्रभावी नियंत्रण का सबसे कारगर साधन भी बन जाता है। यूं तो आज अगर देखें तो अविश्वास प्रस्ताव लगभग सभी देशों में लोकप्रिय है, लेकिन इसे सदन में प्रस्तुत करने के तरीकों में काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे जर्मनी में इसे तभी प्रस्तुत किया जाता है जब विपक्षी दल सरकार की सत्ता बेदखली के बाद सरकार बनाने में समर्थ हो। वहीं इटली में अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। भारत में और कनाडा जैसे देशों में इसके नियम लगभग ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली से ही मिलते जुलते हैं। जैसे भारत में इसे केवल लोकसभा या राज्य विधानसभा में ही लाया जा सकता है और इसके लिए सदन को कोई कारण बताना नहीं होता। इसके लिए विपक्षी दल को स्पीकर को एक लिखित में सूचना देनी होती है और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कहीं अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा सदन में बाधा पहुंचाने या विपक्ष की अपनी महत्वाकांक्षा हासिल करने का माध्यम न बन जाए। चूंकि इसका उद्देश्य सरकार को गिराना होना चाहिए, न कि सरकार की आलोचना करना। आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव जैसे अन्य माध्यमों को अपनाया जा सकता है। जैसे कि पंडित नेहरू ने भी कहा था कि एक अविश्वास प्रस्ताव निश्चित रूप से सरकार को हटाने और उसकी जगह लेने के उद्देश्य से होना चाहिए।
यहाँ ये गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव एक बार आने के बाद विपक्ष की इसमें बहुत अधिक भूमिका नहीं रह जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि नियम 198(3) के तहत इसकी स्वीकारोक्ति पर फैसले का अधिकार स्पीकर को है, तो वहीं नियम 198(4) के तहत इस पर भाषणों की समय सीमा तय करने का अधिकार भी अध्यक्ष को ही मिला है। चूंकि आमतौर पर सदन का अध्यक्ष सत्ता दल का पहले सदस्य रहा होता है, ऐसे में उसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आते रहते हैं। जैसे साल 2023 का ही मामला देखें तो महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था, जहां स्पीकर ने इसे स्वीकार करने की अनुमति ही नहीं दी। हालांकि इसे मंजूरी मिलने पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन को यह साबित करना होता है कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन प्राप्त है। इसके लिए पार्टियां व्हिप जारी करती हैं और सदस्यों द्वारा न मानने पर दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी की जाती है। अगर लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है और फैसला मतदान के आधार पर ही किया जाता है। हालांकि कई केसेस में अविश्वास प्रस्ताव को सदस्य द्वारा वापस भी ले लिया जाता है, बशर्ते सदन इसकी अनुमति देते। आजादी के 2 दशक तक कांग्रेस ने बिना किसी विरोध के एक छत्र राज किया था, लेकिन तीसरी लोकसभा के दौरान जब लोगों का मोह भंग होना शुरू हुआ तो इसकी प्रतिछाया लोकसभा में भी हमें देखने को मिली। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात कभी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक रहे आचार्य कृपलानी ने ही प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को सदन में 72 सांसदों का समर्थन भी प्राप्त था। हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और नेहरू की सरकार बची रही। आचार्य कृपलानी ने भी तब सदन में स्वीकार किया था कि इससे हालांकि सरकार को कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने सदस्यों ने इसका समर्थन किया तो इसका मतलब ये जरूर है कि कांग्रेस के कुछ नेता भी इससे असंतुष्ट हैं। शायद ये जानकर ही सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर दे, और हुआ भी ऐसा ही। पंडित नेहरू ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कैबिनेट में फेरबदल किया और कामराज प्लान को भी अपनाया। 1963 के बाद देश में अब तक 28 यानी कि 28 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा चुके हैं, जिसमें से सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। अगर देखा जाए तो आजादी के 1 दशक बाद तक एक भी अविश्वास प्रस्ताव न लाने की कसर 1964 से 1975 के दौर में पूरी हो गई। इस दौरान अविश्वास प्रस्तावों की एक बाढ़ सी आ गई और कुल मिलाकर 15 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 3 प्रस्ताव जहां शास्त्री जी के विरुद्ध लाए गए, वहीं इंदिरा गांधी ने 12 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। हालांकि एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और सरकार सत्ता में वैसे ही बनी रही जैसे थी, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ 1981-82 के बीच भी 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, लेकिन फिर भी उनकी सरकार वैसे ही बची रही जैसे पहले थी। अब जिस तरह इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, उसी तरह सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम पर है। उन्होंने कुल 4 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए और ये चारों ही प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहली सरकार मोरारजी देसाई जी की सरकार थी जो गिरी। हालांकि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। शायद वो जानते रहे होंगे कि उनके पास में उतना समर्थन नहीं है जितना उन्हें चाहिए। उसके 1 महीने बाद ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण वाई चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाई गई, जो फिर से गिर गई। इसने 90 के दशक में कई सरकारों को अस्थिर किया। इस कारण यह दशक भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे उथल पुथल वाला दौर भी कहा जा सकता है। इस दौरान कुल 4 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के कारण 4 सरकारें गिरी। इनमें वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी की सरकारें सत्ता से बेदखल हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी तो दिलचस्प तरीके से मात्र 1 वोट से एक बार हार गए थे। उस दौरान लोकसभा में अटल जी ने एक यादगार भाषण देते हुए कहा था कि एक सीट वाली पार्टियां कुकुरमुत्ते की तरह उग गई हैं, राज्यों में आपस में लड़ती हैं और दिल्ली में एक हो जाती हैं। बहुत फेमस स्टेटमेंट, आप जरूर सुनिएगा उनको। वो भाषण भी बहुत ऐतिहासिक है। अविश्वास प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल इस मामले में भी नजर आता है जब लोकसभा में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें जीत कर आने वाले राजीव गांधी को इसका सामना करना पड़ा। ऐसा ही सामना बीते साल जुलाई में मोदी सरकार को भी करना पड़ा। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि मोदी सरकार के खिलाफ इससे पहले साल 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका था, लेकिन दोनों ही मामलों में सरकार ने अपना बहुमत साबित कर लिया और सरकार बची रही। यही कारण था कि विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में एक नया नियम पेश किया जाए, जिससे ये प्रावधान हो कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के बाद 2 साल की अवधि तक ऐसे नए प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने पर प्रस्ताव नियम 198 के तहत कोई अनुमति तब तक नहीं दी जाए जब तक कि उनके साथ किसी नामित व्यक्ति पर विश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव न हो।
विधि आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि केवल नामित व्यक्ति पर विश्वास व्यक्त करने वाले प्रस्ताव पर ही मतदान किया जाए ताकि सरकार गिरने की स्थिति में वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सके। इससे एक तरफ खर्चा घटेगा और तो कहीं चुनाव आयोग और विभिन्न जो सरकारी संगठन है उनका भार भी कम होगा। इसके साथ ही उसके दुरुपयोग की संभावना भी घटेगी और 1990 के दशक में लगातार होते हुए आम चुनाव जिस प्रकार से हमने देखे वैसे दौर को दोबारा से हमें नहीं जीना पड़ेगा और उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित संविधान समीक्षा आयोग ने ऐसी ही सिफारिशें पहले भी की थी। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव विधायिका के प्रति कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए तानाशाही और स्वच्छंदतावाद को रोकता है। इससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है और लोकतंत्र लोगों का तंत्र बनता है वास्तव में। हालांकि केवल राजनीतिक मंशा के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं, सारा इतिहास और सब कुछ समझने के बाद हमें एक बात पर और गौर करना होगा कि इस मुद्दे पर यानी कि जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसे आप किस नज़र से देखते हैं। ये आप अपनी राय अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने, उनके इम्पीच करने, उससे कहीं ज़्यादा सरकार के खिलाफ कुछ भाषण करने, कुछ चर्चा करने और रिकॉर्ड पर कुछ सरकार के खिलाफ की चीज़ों को लेने के लिए शायद लाया गया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर लिख करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और प्रबुद्ध IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।